मैं जब भी जैम का पढ़ाता था तो 6-6 7-7 घंटे कंटिन्यू पढ़ाता था, इसलिए मैं मस्ती मजाक करते हुए पढ़ाता हूँ, हमेशा से मेरी यही आदत रही है। तो दिल पे मत लेना मेरी बातों को, अगर मैं किसी का नाम लेके कुछ मजाक करूँ तो, ठीक है? फ्री होके पढ़ो। रियल एनालिसिस को बेसिकली हम डिवाइड करेंगे 6 चैप्टर्स में। 6 चैप्टर्स में इसको डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, अब उनके नाम देता हूं। सबसे पहला नाम है सेट थियरी, दूसरा है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूं आपको, नोट्स नहीं देने वाला हूं आपको, इसलिए जो भी है वो लिख लो, साथ साथ में लिखते रहना, मेरे सबके पास नोट्स होनी चाहिए। पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंसेस, सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा हमारा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब सेट थ्योरी के अंदर टॉपिक कौन से हैं, ये सब चैप्टर बताए, इनके अंदर टॉपिक भी तो देखने पड़ेंगे ना, कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे नंबर सिस्टम, फिर हम देखेंगे सेट क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे बाउंडेडनेस, फिर हम देखेंगे फंक्शंस, और लास्टली काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी डिफिकल्ट टॉपिक है और नेट के लिए वीआईपी वी 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 वीआईपी क्वेश्चन है, टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आपको, पक्की बात है। हो सकता है इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ काउंटेबिलिटी के बारे में ही पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर मतलब 4 ऑप्शन में से कोई 1 या 2 ऑप्शन काउंटेबिलिटी वाला हो, ऐसा भी बहुत होता है, तो मिक्स करके भी पूछा सकता है, इसके इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन काउंटेबिलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ये पक्का है। ठीक है, सो और ये नेट में और ये जैम में भी आता ही नहीं, जैम का टॉपिक है ही नहीं, जैम के अंदर ये नहीं आता भाई, इसलिए जैम वाल जब मैं ये पढ़ाऊंगा नेट वालों को, उस वक्त जैम वालों की छुट्टी होगी, जैम वालों को सिर्फ इतना पढ़ना है, फंक्शंस तक। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है लिमिट पॉइंट, सेकंड है ओपन एंड क्लोज्ड सेट, उसके बाद है कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, लास्टली आर एंड आर टू। आर और आर टू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम आर में भी देखेंगे, और यही सारी चीजें ओपन क्लोज कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस, ये सारी चीजें आर टू में भी देखेंगे, क्योंकि नेट में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर में, आर टू में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा आर एंड आर टू, मतलब दोनों के अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट आर में भी और आर टू में भी। ठीक है, ये सारा पोर्शन जैम में पहले था और इस बार निकाल दिया, जो छोटा पोर्शन निकाला ना वो यही पोर्शन है, जो पोर्शन इस बार निकाला है वो यही सेकेंड यूनिट है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके निकाल दिए, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे जाके एमएससी करोगे,
जैम कर रहे हो, एमएससी के लिए ही कर रहे हो, आपको ये चीज, ये सब इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो ये मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आप सबको पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, सिलेबस चेंज हुआ आई डोंट नो, बट एग्जाम में आए ना आए नॉलेज होनी चाहिए, और सिंपल है। काउंटेबिलिटी डिफिकल्ट इसलिए मैंने मना कर दिया, ये सिंपल है इसलिए आपको करना है। बोलो जैनिल ठक्कर बोलो। सर इसमें अपनी पॉइंट सेट टोपोलॉजी में थर्ड पॉइंट कौन सा लिखा है, कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेट होते हैं, विद सेट्स आर कॉल्ड कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेट। थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत सारी चीज सरप्राइजिंग होंगी, क्योंकि आप लोगों ने नाम फिफ्थ सेम वालों तो पढ़ रहे होंगे या पढ़ लेंगे वो फ्यूचर में, लेकिन थर्ड सेम वाले तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे इन चीजों का, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। पहली बार सुनोगे, लेकिन जो बार बार सुनते हैं उनसे अच्छा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, सीक्वेंस में लिमिट। कन्वर्जेंस पढ़ेंगे सीक्वेंसेस का, फिर लिम्सुप और लिमिन, लिम्सुप एंड लिमिन। जैम में नहीं है ये, लेकिन नेट का अगेन वी 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 आईपी क्वेश्चन है। लिम्सुप लिमिन के अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से एग्जाम में आता रहता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं इसके, अदरवाइज ऑप्शन में एक या दो ऑप्शन इसके होते हैं, ठीक है। मोस्टली, मैं ये नहीं कहूंगा हर एग्जाम में, बट मोस्टली एग्जाम्स में आपको इसका एक कम से कम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगेन लास्ट है कॉशी सीक्वेंस, कॉशी। तो जैम वालों को पूरा पढ़ना है ये, एक्सेप्ट दिस। बट कोई मुझे ये कभी अगरा नहीं लगा, ये लिमिट पॉइंट पढ़ रहे हो, सब पढ़ लोगे, ये सब पढ़ लोगे तो ये भी आपको इजीली हो जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, और इतना लंबा टॉपिक भी नहीं है। जैम वाले बच्चे अपने नोट्स को संभाल के रखना, कल को प्रोफेसर बनना होगा, नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यही सिलेबस है, यही इसी में से आएगा। अगर नोट्स तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हें गजब बेनिफिट होगा फ्यूचर में, तो इनको संभाल के रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीरीज में क्या आएगा, और दूसरा कन्वर्जेंस के अलग अलग टेस्ट आएंगे, और कुछ भी नहीं है सीरीज में, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, ये दोनों में है, नेट और जैम दोनों में, ठीक है। कन्वर्जन मतलब सीरीज का, यहां पे हमने कन्वर्जेंस देखा था वो किसका था, सीक्वेंस का। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो सीरीज का, दोनों में डिफरेंस है भाई, ठीक है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में क्या होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थियरम्स, एमवीटी, मीन वैल्यू थियरम्स, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये नंबर्स की सीक्वेंस सीरीज है यहाँ पे, और ये किसकी होगी, फंक्शंस की सीक्वेंस सीरीज होगी। नेक्स्ट है रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन दोनों में है, जैम नेट। लास्ट में है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये आपका लिबैक थियरी भी है, मेजर थियरी है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, सिलेबस में लिखी हुई लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। कोई 2-3 साल में एक बार आता है, एक क्वेश्चन आता है, तो वो और करने में वक्त ज्यादा जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसको करने का,
ठीक है। सो लिबेक थ्योरी वाला हम पोर्शन नहीं करेंगे, अगर टाइम मिलेगा एकदम लास्ट में, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम उसका ऊपर जो एग्जाम के करस्पॉन्डिंग जो है वो वाला सिलेबस में मेजर थ्योरी का करवा दूंगा। बट मोस्टली इनिशियली हमको करने की कोई खास जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से या तो आएगा ही नहीं, और आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और ऊपर से वो डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट चीज को एक क्वेश्चन के लिए क्यों करना है कि नहीं, दूसरी बहुत सारी चीजें वो पढ़ लेंगे। लेकिन कर सकते हैं लास्ट में, एकदम लास्ट में आपका होगा तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है पढ़ने में। नेक्स्ट है सेवरल वेरिएबल में लिमिट क्या होगी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में सारी चीजें आ जाएंगी, वो पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्सेट्रा। और लास्ट में मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये भी ऑलमोस्ट फिक्स है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, और फ्री के मार्क्स है। एक तो छोटा बहुत है, ये लेंदी नहीं है, ऊपर से ज्यादा दिमाग चलाने वाला नहीं है, ये दिमाग को बंद करके कर सकते हो, ऐसी चीज है, लॉजिक वाला नहीं है ज्यादा, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क्स हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो हम करने वाले हैं। सबने लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस ओके, सर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ भाई। सेव कहाँ करेंगे उसको, तो ठीक है। सो ये है आपका सिलेबस, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको देखो, ये मैंने कुछ निकाला था, इसमें बता देता हूँ, आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर से नहीं बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारा बाइफर्केशन किया हुआ था, कि मैंने निकाला था 2011 जून से, नेट की बात कर रहा हूँ, जेम की नहीं कर रहा, 2011 जून से 2020 नवंबर में जो एग्जाम हुए थे, नेट का हुआ था, 2 एग्जाम हुए थे, नवंबर दिसंबर में नहीं हुआ था, नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये कोरोना की वजह से, और इतने जितने भी एग्जाम हुए इन सबके अंदर अगर आप निकालोगे तो काउंटेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेट थ्योरी ओनली। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो काउंटेबिलिटी है उसमें से करीब 15 क्वेश्चंस पूछे गए, 15 मार्क्स नहीं, 15 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, 1112 जो है, स्पेसिफिकली 1112 फंक्शंस, उनसे रिलेटेड करीब 11 क्वेश्चन पूछे गए। बाउंडेडनेस में करीब 5 क्वेश्चन, सेट थियरी जो है, बाकी की जो सेट थियरी है अपनी नॉर्मल, और नंबर थियरी एंड नंबर थियरी,
उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हो कि काउंटेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट वालों की बात कर रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलोगे तो काउंटेबिलिटी, सेकंड नंबर पे ये 1 1 1 2 वाले फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन वाले, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब तो ये सब जाने दो, इतना डिटेल क्या दूंगा आपको, सीधा स्टार्ट करते हैं अपने को। ओके, देखो थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता। आप में से कुछ बच्चे एमएससी कर रहे हैं, कुछ एमएससी करके बैठे हैं। जो एमएससी करके बैठे हैं उनको तो सब कुछ आता होगा, आपकी नजरों से सब कुछ ये एक बार पास हुआ है। बीएससी वाले भी कुछ कुछ आपको आता है, कुछ कुछ आपको नहीं आता है। कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मैं सेट की डेफिनेशन पूछूंगा तो वो आपको आती होगी। ये जस्ट एन एग्जांपल, बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं वो शायद आपको आते होंगे, बाउंडेड सेट क्या होता है आपको आता होगा। लेकिन पेशेंस रखना, ज्यादा से उछलने मत लगना कि सर कितना सिंपल है तो मुझे आता है, आगे बढ़ाओ, ये करो, ऐसा नहीं। मुझे या आपको मेरे को आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा ये काम कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, मुंह लेता हूँ, ये सब नहीं करने का। छोड़ के नहीं जाना है, चाहे लेक्चर को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर तुमको सब कुछ आता तो तुम एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती। तुमने चीजें पढ़ी है, तुमको चीजों के बारे में पता है, लेकिन ऊपर ऊपर से पता है, डीपली नहीं पता है। तो मैक्सिमम तुम देखोगे चीजों के बारे में तुमको पता तो होगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें तुमको एक्स्ट्रा पता चलेगी जो तुमको पहले नहीं पता थी। आपको ये पता था लिमिट पॉइंट क्या होती है, उसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट पता होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट पता चलेंगे, सोचने का अलग लॉजिक पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा पता चलेंगी। तो कभी भी हल्के में मत लेना किसी भी टॉपिक को, सिंपल सोच के, क्या सिंपल है नहीं पढ़ना, वो सिंपल में से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको घुमा देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को आपको सीरियसली लेना है, ठीक है ना। पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1, विच इज द सेट थियरी। और देखो प्रूफ हम देंगे नहीं किसी भी थ्योरम का, क्योंकि नेट और जैम का प्रूफ से कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड थियरम्स की स्टेटमेंट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, उनको समझेंगे। बेसिकली प्रूफ मैं आपको अच्छे से मैथमेटिकली नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा थियरम की स्टेटमेंट, उसकी एप्लीकेशन, तो आपको ऑटोमेटिक जब आप कभी भी उसका प्रूफ देखोगे तो प्रूफ ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रूफ आता कहां से है, तो थियरम कहां से आई है वैसे प्रूफ आया, तो थियरम जहां से आई है, कैसी आई है, क्या सोचना है, क्या मतलब है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें बताने ही वाला हूं। तो ऑटोमेटिकली मैं बस अच्छे से प्रूफ नहीं लिखूंगा, बट इन शॉर्ट आप देखोगे तो प्रूफ आपका हो ही जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हमारा मेन टास्क क्या होगा, चीजों को समझना कि चीजें हैं क्या। प्रूफ तो आप कहीं भी आगे फिर बाद में भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ जिनके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, कितना रटोगे भाई, रियल एनालिसिस है, बहुत सारे स्टेट थ्योरम्स मिलेंगे आपको, रिजल्ट मिलेंगे, कितना रट लोगे, मर जाओगे रट रट के। ज्यादा रटना नहीं है। 70 to 80% चीजें ऐसी होंगी आपके रियल एनालिसिस में जो आपको समझनी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ के छोड़ देना, और ऐसी समझनी है कि जीवन में कभी उसको फिर देखने की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए मतलब समझ गए, बात खत्म। एकदम गहराई से समझ जाना है, मैथ्स को फील करने का ट्राई करो। अब आप दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग हो रहे हो, अलग तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आपके एक किसी को आईआईटी में जाके पढ़ना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, आपको एक मैथमेटिक्स को आप पसंद करते हो, उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, तो मैथमेटिक्स को फील करने का ट्राई करो। जब स्पेशली रियल एनालिसिस, जब ये फील करोगे तभी कर पाओगे, वरना रियल नहीं हो पाएगा। कुछ भी हो जाएगा लेकिन रियल नहीं होगा, सब कुछ आएगा लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चीजों को फील करना बहुत जरूरी है, अंदर से एकदम महसूस होना चाहिए आपको, हाँ सीक्वेंस कन्वर्ज हो गई, पहुंच गई, सीक्वेंस दिखाई देनी चाहिए आपको, आपके मतलब ऐसे हवा में दिखना चाहिए सब कुछ, आपको फील करो चीजों को।
तो 70 to 80 चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, समझनी है आपको, रटनी नहीं है। बाकी की जो 20 to 30% चीजें हैं वो सारी की सारी आपको रटनी पड़ेंगी। रटनी पड़ेंगी मतलब उनकी स्टेटमेंट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम वन सेट ए टू बी। अगर ए के अंदर मान लो m एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर मान लो n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे, मेनी वन फंक्शन कितने होंगे, समझ रहे हो? अब इनको आपको कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जो गहराई वाला क्वेश्चन हो। जब भी क्वेश्चन पूछा गया नेट में या गेट में, तो एक ही चीज आती है इसका कि टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो ज्यादा गहरे में उतरने की जरूरत नहीं है, इसको रख लेना है। फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, फॉर्मूला आया कैसे है उसका अलग प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंदर मैं कुछ थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, करना हो तो उस तरीके से जाओ कर लो, हो जाएगा। मैं तरीका बता दूंगा लेकिन मैं खुद जाके करूंगा नहीं, ठीक है? तो कुछ चीजें ऐसी हैं 20 to 30% जिनको हमको, जिसके गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि ये मैं एग्जांपल दूं, 70 to 80% फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस है, अगर कोई कन्वर्जन सीक्वेंस आप लेते हो तो उसकी जो टेल होगी वो टेल ऑलवेज 0 पे कन्वर्ज करेगी। अब ये कोई थ्योरम है, इसको एज रिजल्ट एज थ्योरम पढ़ोगे आप, लेकिन अगर आपको कन्वर्जन सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये आपके लिए मजाक है। आप बोलोगे सर ये थ्योरम नहीं है, क्या थ्योरम, मतलब ऐसा थ्योरम मत बोलो इसको। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नथिंग एल्स, ठीक है? तो अब ऐसे ऐसी चीजें आ जाती है ना, जो इसको आप रटोगे तो ऐसा ऐसा तो मर जाओगे रट के, रटना नहीं है, समझ लिया, खत्म। ये अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती है। तो 70 to 80% चीज आपको समझनी है, फील करना है अंदर तक, और 20 to 30% डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे, रिजल्ट होंगे, उनको याद कर लेना। ये मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये रटने वाली चीज है, क्योंकि मैं लगभग जितना भी पढ़ाता हूं मैं सब समझाते हुए चलता हूं, मेरी आदत ऐसी है। तो लगभग सारी चीज आपको समझने वाली ही मिलेंगी, पर जो भी ऐसी चीज होगी जो रटने वाली होगी मैं बोल दूंगा कि इसमें ज्यादा गहराई में मत उतरो, इसका फॉर्मूला याद कर लो, या फिर इसकी टेक्निक जो भी दूंगा मैं आपको। ऑब्वियसली हर चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, हर चीजों की टेक्निक होती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो नेशनल लेवल का, टेक्निक किससे सॉल्व करोगे तभी होंगी, वरना तो नहीं होंगी, ठीक है? सो बहुत सारी टेक्निक दे दूंगा, अगर वो वैसे चलेगी तो टेक्निक से कर लेना, बाकी तो आपको हर चीज को समझना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट थियरी, और फर्स्ट डेफिनेशन है सेट। सो व्हाट इज सेट? फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है भाई, बताओ? collection of elements. ऐसे नहीं, भेड़ बकरी की तरह आंसर नहीं देना है, मैं बोलूंगा वो आंसर देगा। कौन देगा? डिम्पी? Yes, sir. So it is collection of elements. फिर से बोलो। Collection of elements. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ओके। सो नेक्स्ट कौन आंसर देगा? सरफराज? Sir, a set is a well-defined collection of distinct object or elements. वेरी गुड, That बहुत means, ही। sir, तीन चीज वहां पे रहना चाहिए, एक well-defined चीज और collection और object जो distinct होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ कि वेल डिफाइंड क्या होता है? Well-defined means sir, मतलब जो रिजल्ट है वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा सर। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है भाई। हाँ सर। गुड। सो सेट क्या होता है भाई? देखो, माइक ऑफ कर लो सब, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया करो। डिम्पल, ये उसका बहुत बेसिक चीज है। सेट के अंदर तीन चीज होनी चाहिए, जैसा कि इसने बताया सरफराज ने। पहली चीज कलेक्शन होना चाहिए, दूसरी चीज वो जो कलेक्शन आप ले रहे हो वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए, तीसरी चीज ये वेल डिफाइंड कलेक्शन लिया, इसमें जो कलेक्शन है, जो एलिमेंट्स ले रहे हो आप, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही संभली हुई डेफिनेशन दी है इसने, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है ये।
कलेक्शन, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। अब इन तीनों को हमको समझना बहुत जरूरी है, इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। भाई कलेक्शन मतलब तुम जिस क्लास में हो उस क्लास में जितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, एक कलेक्शन ही तो है। तो इस कलेक्शन में कितने एलिमेंट क्या होंगे? स्टूडेंट्स एलिमेंट होंगे। कौन से स्टूडेंट? जो तुम्हारी क्लास में, तुम जो भी क्लास में हो, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ। तो जितने भी एलिमेंट एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या रोल प्ले करेंगे एज एन एलिमेंट? ठीक है, सांप, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा सब आ जाएंगे। तो कलेक्शन आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, टेबल, चेयर, कुर्सी, कुछ भी। तो सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीथिंग। कलेक्शन के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज का कलेक्शन, बस वो कलेक्शन है। सेकंड चीज, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब जैसा कि सरफराज ने बताया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। एग्जांपल, मैं मान लो एक आपसे एक सेट बोलता हूं, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट में सबसे डेंजरस एनिमल कौन से, उसका कलेक्शन बनाना है मुझे। सिर्फ 3 चाहिए, एनी 3, सिर्फ 3 एलिमेंट्स का और 3 एनिमल्स का मुझे कलेक्शन चाहिए। अब अगर मैं डिम्पी से क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, नहीं पूछ नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, सवाल नहीं पूछ रहा हूं। अगर मैं डिम्पी से क्वेश्चन पूछूं कि इस सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो डिम्पी बोलेगी सर दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल होता है चूहा, रैट। फिर बोलेगी कॉकरोच, और फिर दूसरा कौन सा, कोई है दूसरा छोटा सा, मक्खी। Lizard. डिम्पी बोलेगी दुनिया में सबसे खतरनाक ये होते हैं सर, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। फिर मैं अजय से पूछूंगा, अजय तुम बताओ। अजय बोलेगा क्या मजाक कर रहे हो सर, चूहे से कोई डरता है? चूहे को तो पकड़ के मैं खा जाता हूं। मेरे लिए तो सबसे डेंजरस है स्नेक, लॉयन, दूसरा कोई है एलिफेंट। मैंने आपसे एक सेट पूछा और ये सेट डिम्पी के अकॉर्डिंग ये है, अजय के अकॉर्डिंग ये है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो जो सेट पर्सन टू पर्सन वेरी करे, जो कलेक्शन जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करे, वो कलेक्शन कभी सेट नहीं होता। ठीक है। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, दुनिया में कोई भी इंसान उसका आंसर देगा तो वही आंसर देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चूहा इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा, कंफ्यूजन डिम्पी के अकॉर्डिंग है, अजय के अकॉर्डिंग नहीं है, कंफ्यूजन है। जब एलिमेंट्स पे ये कंफ्यूजन होता है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको हम वेल डिफाइन नहीं करेंगे। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर, सेट के अंदर आएगा कि बाहर रहेगा, उसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो ये कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है।
दूसरी बात, हम सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको हम रिपीट नहीं करते, एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते, मतलब ही नहीं लिखने का। एक एलिमेंट को दो बार लिखने का क्या मतलब है? ठीक है, एक एलिमेंट है भाई, हाँ एलिमेंट है तो है, एक बार लिख दिया, बात खत्म। तो तीन चीजें याद रखनी है, कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, और एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या बोलेंगे उसको? सेट। अब किसी को कोई भी डाउट है डेफिनेशन में तो मुझसे पूछो, एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अब इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूं आपको, क्योंकि कल को आप भी किसी को पढ़ाओगे तो पता तो होना चाहिए ना लिखना क्या है कि नहीं? A set is a well-defined collection is a well-defined collection is a well-defined collection of distinct objects. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तीनों आ गए, कलेक्शन और डिस्टिंक्ट। ठीक है, नाउ और वेल डिफाइंड का मतलब बोलना जरूरी है। बाय वेल डिफाइंड, बाय वेल डिफाइंड we mean, by well defined we mean there is no confusion, there is no confusion, there is no confusion regarding inclusion or exclusion, inclusion or exclusion of objects। ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, नंबर नहीं बोल सकते हो। नंबर का मतलब फिर नंबर हो जाएगा 1 2 3, बट यहां पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये है हमारा सेट। अब अगर आपको एग्जांपल लेना है तो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। नहीं 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 नहीं, एग्जांपल से पहले तो कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी कि नोटेशन, सेट का नोटेशन क्या होता है? कैपिटल लेटर्स ए बी सी, इस तरह के ऑलवेज क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स। सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं? नोटेशन ऑफ एलिमेंट, स्मॉल लेटर से, ए बी सी, स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, सेट को कैपिटल लेटर से। ठीक है, ओके, नाउ अब एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने ए डिनोट किया, अच्छा वो नहीं, टाइप्स ऑफ सेट तुमको नहीं पता होंगे, अरे वो भी बताना पड़ेगा। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू, ये मैंने कोई सेट लिया ऐसा, सेट ऑफ कलेक्शन, इसको कलेक्शन बोलो, कलेक्शन ऑफ टॉप 3 बेस्ट बैट्समैन। बैट्समैन मतलब क्रिकेट की बात हो रही है। कलेक्शन ऑफ टॉप 3 बेस्ट बैट्समैन ऑफ बेस्ट बैट्समैन, बस खत्म। ठीक है, बी क्या है? कलेक्शन है ऐसा, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th ऑफ स्कूल XYZ। XYZ स्कूल का नाम है, उस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर
जो 5th क्लास है, इस क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उन सबका कलेक्शन। अब मैं किसी को भी बोलूं, आप लोगों में से कोई भी इंसान जाएगा उस क्लास में और उस क्लास में जाके काउंट करेगा, तो जितने स्टूडेंट होंगे, मान लो 10 है तो 10 ही होंगे। अब दुनिया किसी भी इंसान को बुला लो, वो 10 ही बोलेगा, क्योंकि 10 ही स्टूडेंट है। सो ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एलिमेंट्स कौन सा आएगा कौन सा नहीं, कौन सा स्टूडेंट इसमें आएगा कौन सा नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब पता है हमको। तो ये हम क्लियर हो गया कि बी क्या है, सेट है। हियर बी इज सेट। अब ए, टॉप 3 बैट्समैन की बात अगर करी जाए, अगर मैं विधि से पूछूं कि बताओ टॉप 3 बैट्समैन क्या होंगे, तो विधि क्या बोलेगी? सर हरभजन सिंह सबसे बढ़िया, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। और 2-3 नाम ले लो, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी है, कुंबले, अनिल कुंबले, और जो भी बॉलर्स हैं, ये क्रिकेट देखती नहीं है, ये इसको पता ही नहीं है कि बैट्समैन क्या है बॉलर क्या है। बॉलर को बैट्समैन बना के लिख देगी, लेकिन जो देखता है वो बोलेगा कि सर सबसे अच्छा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि आपका नाम भी सचिन है सर, तो वही सबसे अच्छा है कि नहीं? सो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये सेट ए, कलेक्शन ए। तो क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं है। हमें नहीं पता सचिन तेंदुलकर इसमें आएगा कि नहीं आएगा, किसी एक इंसान के लिए उसके अंदर होगा, किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। सो हियर बी सेट, बट ए इज नॉट सेट। ए सेट नहीं है, लेकिन बी बी सेट है लेकिन ए सेट नहीं है। अब आपको ये पता है कि सेट के टाइप कितने होते हैं, मतलब क्या था वो, रोस्टर और रोस्टर फॉर्म होता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये पता है तुमको? यस और नो? यस सर। इसको कराऊं कि छोड़ दूं? यस सर। किसी को भी अगर ऐसा है कि नहीं पता तो बोल दो, तो मैं कराऊं, अगर सबको पता तो छोड़ दूंगा। नहीं सर, करवाओ। ओके। सो 2 तरह के फॉर्म होते हैं अपने मैथ्स के, सेट के। What are different ways to write set? सेट को लिखने के अलग अलग तरीके, ये रोस्टर फॉर्म और ये जो अपना सेट बिल्डर फॉर्म है, 2 तरीके हैं, ठीक है? सेट को हम 2 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयर आर 2 different ways to write any set। किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या होगा? फर्स्ट वन, रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? यहां पे रोस्टर फॉर्म क्या होगा? देखो, कोई भी आप सेट लिखते हो, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि अभी पूछा कि क्या सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ राम। राम हमारा कैरेक्टर है, मतलब एजम्पशन वाला कैरेक्टर है। सपोज कर लिया राम कोई बंदा है, उसकी कोई ना कोई परिवार होगा, उसके पापा का नाम क्या है? श्याम। फिर वाइफ का नाम क्या है? सीता। भाई का नाम क्या है? क्या लोगे? हनुमान।
पूरी रामायण यहीं पे लेके आएंगे हम। फिर कोई बहन भी बनानी है, चलो बहन नहीं बनानी, इसकी बहन नहीं है, सिर्फ भाई है। कौन? मम्मी रह गई भाई, मम्मी। मम्मी का नाम क्या है? ये राम खुद भी तो है फैमिली का मेंबर, उसको तो भूल ही गए। फिर कौन? हाँ मम्मी, इसकी मम्मी को कुछ नाम दे दो, मम्मी को क्या नाम दोगे? कैकई। कैकई। अरे वाह, कैकई को माँ बना दिया, बढ़िया भाई। स्पेलिंग क्या लिखे? कैकई सर के। इससे अच्छा गीता लिख दो। अरे कैकई ठीक है। तो कितने फैमिली मेंबर है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 फैमिली मेंबर है राम के। उनको हमने इस तरीके से लिखा, हर एलिमेंट को, हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली लिखना है और कॉमे से उसको बाइफरकेट कर देना है। ठीक है, हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सेट में, उसको लिखना है और कॉमे से उसको बाइफरकेट कर देना है। ये जो इस तरीके की, ये जो तरीका है लिखने का सेट को, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहां पे एक गड़बड़ हो सकती है कि अगर आपके सेट में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स हैं, अगर आपके सेट में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट को फिर इस तरीके से नहीं लिख पाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का लिखना पड़ेगा। हर एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, लिखना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, लेकिन डॉट डॉट करके ऐसा लिख सकते हो, ये भी ठीक है, इसको भी रोस्टर फॉर्म ही बोलेंगे, इसको भी कर सकते हो, क्योंकि पता ही है इसके आगे क्या आएगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये एक फॉर्म है। दूसरा जो फॉर्म है लिखने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ए इज इक्वल्स टू, सेम सेट ले रहा हूं मैं, ये वाला ए लेता हूं मैं, ठीक है, यही ए लेता हूं मैं, और इसी ए को अलग तरीके से मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि एक्स, मतलब यहां पे एलिमेंट जो आएगा वो क्या होगा? एक्स एलिमेंट होगा, सच दैट यहां पे क्या लिखेंगे? एक्स इज फैमिली मेंबर ऑफ राम। यहां पे क्या लिखा जाता है? टाइप ऑफ एलिमेंट किस तरीके का है वो लिखा जाता है। और ये जो हम सच दैट करते हैं, इस ये डंडा, इसके बाद जो पोर्शन लिखते हैं, ये जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट। प्रॉपर्टी बोले, कंडीशन बोले ना, कंडीशन बोले, क्या बोले, एग्जैक्ट वर्ड क्या बोले? प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी बोल देते हैं, चलो, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टी का से मेरा मतलब है कि यहां पे ऐसी कंडीशन लिखनी चाहिए हमें, या फिर कंडीशन रखते हैं सर, कंडीशन। कंडीशन बोल सकते हो, या फिर रूल भी बोल सकते हो, मतलब। तो सर ये कंडीशन ही हुई ना? हाँ, कंडीशन ही है एक तरीके से, तो सही बात है, कंडीशन रख देते हैं अभी, तुम खुश रहो, हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। कंडीशन, कंडीशन ऑफ एलिमेंट, मतलब अभी सूट नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर नहीं है ये कंडीशन ऑफ एलिमेंट, मजा नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉपर लाइन याद नहीं आ रही मेरे को, और मैं कोई बात नहीं, जनरल प्रॉपर्टी ही बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पता नहीं कंडीशन ज्यादा प्रॉपर वर्ड है, पर ये ऑफ एलिमेंट सूट नहीं हो रहा है, कुछ और होगा। ठीक है, मैं समझाने कह रहे बात, ये तो लिखने की बात है, क्यों इतना गहरा जा रहे हो, समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है इसका? यहाँ पे हमको रूल लिखना है, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या आता है? टाइप ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे आएगा वो एलिमेंट किस तरीके का है, वो एलिमेंट किस तरीके का है, वो यहाँ पे लिखा होता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे कि a इज इक्वल्स टू x such that x will lie between 1 to 10 and x is prime number।
x इज प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एलिमेंट आएगा और एलिमेंट कैसा, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसको मिटाओ मिटाओ। x इज प्राइम एंड x बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने अभी n बताया नहीं आपको, व्हाट इज n मैं बताने वाला हूं, तो घबराना मत अभी, बस एग्जांपल मैंने ऐसे ही ले लिया ये, ठीक है, पूरा सब अच्छे से समझाने वाला हूं मैं। इधर भी सेट होते हैं NRC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। सब कुछ हमको पता चल गया इस x के बारे में, ये x एलिमेंट कैसा है। तो अब ये एलिमेंट नेचुरल नंबर होगा और किस तरीके का होगा, इस तरीके का। तो आप फटाक से लिख सकते हो इसका रोस्टर फॉर्म, फटाक से लिख दो। क्या आएगा रोस्टर फॉर्म, जल्दी बोलो। 1 2 3 5 and 7। 1 2 3 5 and 7, ये ठीक है। सर वन सर वन नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा, क्यों? प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसमें एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। अच्छा विधि, एट मोस्ट। एट मोस्ट नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुमको 2 फैक्टर देता हूं, 1 और -1, दोनों ही 1 के फैक्टर है, दोनों ही 1 को डिवाइड करेंगे। -1 करेगा 1 को डिवाइड। लेकिन सर वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा ना। पॉजिटिव फैक्टर बोलो कि पॉजिटिव फैक्टर होने चाहिए। मैथमेटिक्स में स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, वर्ड टू वर्ड समझा रहे हैं हम, बातचीत कर रहे हो एक अलग बात है, और नॉर्मली कभी भी कहीं भी आप बात करते हो, किसी को समझा रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग। तो बिल्कुल सही कहा विधि ने कि 2 फैक्टर होने चाहिए, पर दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। नाउ सो ये क्या, ये है रोस्टर फॉर्म, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया व्हाट इज सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड सेट्स देख लेते हैं हम स्टैंडर्ड सेट्स विद नोटेशंस। विद नोटेशंस, ठीक है। सबसे पहला n, ये क्या है आपका सेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे, 1 2 3 और ऐसे ही चलते जाएंगे इंफिनिटी तक। अब इसके अंदर डाउट है मेरे को, कौन बताएगा, डिम्पी? यस सर। ये पहले तुमने नोटेशन देखा है कभी? हाँ जी सर। तो जो n है, ये नॉर्मल वाला n क्यों नहीं लिखा, ये अलग से डंडा खींचने की क्या जरूरत थी? ये सर नेचुरल नंबर के सेट के लिए या फिर जैसे रियल के सेटिंग के लिए सर हम ये नोटेशन ऐसे ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? नॉर्मल n अगर मैं लिख दूं तो क्या दिक्कत है n में, बोलो क्या दिक्कत है? सर वो एक कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर हो गया और ये सेट हो गया नेचुरल नंबर क्या? हाँ तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल लेटर है, मैं सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकता हूं, क्या दिक्कत है इसमें? डोंट नो सर। नो आइडिया। सरफराज? सर इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन। पर क्यों, रीजन चाहिए। स्टैंडर्ड तो है, जितने बताऊंगा सारे स्टैंडर्ड ही होंगे अभी आपके, तो टॉपिक का नाम ही हमने ऐसा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड तो है, पर क्यों स्टैंडर्ड है, मतलब इसको हमने ऐसा क्यों बनाया? नॉर्मल n को मैं स्टैंडर्ड बोल दूं क्या दिक्कत है? मैं इसको क्यों नहीं ले सकता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स?
सर कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एन अगर किसी और भी ले ले तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि नेचुरल नंबर से 1 2 3 और कोई ए बी सी डी ले लिया तो नेचुरल, हाँ तो दोनों में तो मतलब अंतर नहीं रहेगा सर। ओके विधि, यस सर। क्या लगता है तुमको क्यों हमने ये लिया, एन लिया ऐसा? सर ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो दो सेट्स के बीच में। अच्छा, सरफराज ने बोल दिया इसलिए पक्का यही होगा ऐसा? सर मेरे को आप पूछते तो मैं वही बोलती। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। अब पहले तुम्ही को पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। हाँ अच्छा, सर। ये बताओ इंफिनिटी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा सेट में? इन्फिनिटी सेट में? ये जा रहा है ना 1 2 3 इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी सेट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं सेट आएगा? में इन्फिनिटी मतलब सर सेट में तो मतलब एलिमेंट्स हमको पता होते हैं ना उतने आएंगे, और इन्फिनिटी तो हमको पता ही नहीं कितना होगा। क्यों नहीं पता? ये रहा इंफिनिटी, लिख दो, आ गया, क्या दिक्कत है? अब सर वो नहीं पता? अच्छा, अनमोल अनमोल क्या बात गई क्या? सर इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होती ना। अरे क्यों डिफाइन नहीं होती है? ऐसा ऐसा मजाक नहीं करने का। मतलब सर हमको पता नहीं होता कि अरे पता होता है, मैंने लिख दिया, मेरे इन्फिनिटी। को पता है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, मेरे को तो पता है। तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझ गया हूँ, सही हो, लेकिन बोल नहीं पा रही हो, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहे। अनमोल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मानव, यस सर। तुम्हें आइडिया है कुछ इंफिनिटी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब हाँ अभी आवाज आ रही है तुम्हारी, कोई बात नहीं। अनमोल मानव से पूछ लेता हूँ, मानव इंफिनिटी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? सर इन्फिनिटी सर नहीं आएगा। क्यों? ये तो मानते हो ना, ये 1 2 3 चलते इंफिनिटी तक चलते जाएगा यहाँ पे सेट के अंदर, ये तो मानते हो ना? हाँ सर। हाँ तो फिर उसके तक चलते जा रहा है तो इंफिनिटी भी आ जाना चाहिए ना इसके अंदर, ऐसा लिख दो। क्या गड़बड़ है इसको लिखने में? सर लेकिन जनरली सेट्स में सर ऐसा लग रहा नहीं होता सर। पर क्यों? सर आइडिया नहीं है कोई उसमें। आइडिया नहीं है? अनमोल आप बता सकती हो। सर मे बी बिकॉज हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में, मतलब ये यूज करके ऐसे, वरना हम कंप्यूटराइजेशन में सपोज कुछ भी लिखते हैं तो उसमें इटैलिक या बोल्ड में हम करते हैं ना डिनोट कुछ भी इम्पोर्टेंट। नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, समझ गया। इसका इंफिनिटी का बताओ, इंफिनिटी इस सेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा इनमें? सर नहीं आएगा सर। नहीं नहीं, इसको पूछू भाई, अनमोल को बताने दो। ओके सर। पॉजिटिव नंबर्स का जो भी एन नंबर होगा तो उसको डिनोट करने के लिए इंफिनिटी यूज करेंगे। आई मीन इंफिनिटी नहीं, सॉरी इंफिनिटी रेंज है, हाँ इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इंफिनिटी कोई एलिमेंट नहीं है, वो रेंज के लिए हम यूज करते हैं। बिल्कुल तो सही बात है, इसलिए 100% ट्रू। देखो पहला क्वेश्चन, इसका नोटेशन ऐसा क्यों है? इसको हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड नोटेशन, तो नाम दिया गया है ब्लैक बोर्ड नोटेशन। जब ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड मतलब नॉर्मली हम टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, उस समय हम एन की जगह इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसको हमने ब्लैक बोर्ड बोला हुआ है। इसको लिखने का रीजन है, ये हमने नोटेशन फिक्स कर दिया। इसका मतलब होता है
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब दुनिया में कहीं पे भी किसी भी बुक में कहीं पे भी तुमको दिख जाए, इसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये बदल नहीं सकता। अगर नॉर्मली तुमने n लिखा तो n कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। n को तुम किसी भी, हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर को भी कर सकते हो, रियल नंबर को भी कर सकते हो, n से आप किसी को भी डिनोट कर सकते हो। n नॉर्मली एक सिंबल है, ये सिंबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एनी सेट, फिक्स नहीं हुआ यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इसको, ये एक और हमने डंडा खींच दिया, उसके बाद ये नोटेशन फिक्स हो चुका है, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, जैसा कि सरफराज ने बताया, बिल्कुल सही बताया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लिखने का मतलब यही है कि सर अब मुझे नेक्स्ट टाइम से, मुझे मतलब किसी को भी कभी भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब नेचुरल नंबर, कभी नहीं बताना पड़ेगा। जब भी ये दिखे मतलब नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर इसकी जगह में n लिखता तो हर बार मुझे बोलना पड़ता है n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, ये पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे कॉलेज में या हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फिक्स है ये। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। इसको अब तुम n की वैल्यू कुछ और नहीं, इसको सेट ऑफ इंटीजर या फिर एनिमल्स का सेट, फैमिली का सेट, कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम्हारे पास आईटी नहीं है बोलने का। फिक्स कर दिया इन्होंने, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड फिक्स, खत्म। तो क्योंकि अब ये फिक्स हो चुका है इसलिए इसको यहां पर बोला स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है, जितने भी हम 4-5 अभी देखेंगे नोटेशन, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या है कि उनको हम कोई दूसरा उनको हम दूसरे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। n मतलब नेचुरल नंबर, कुछ और डिफाइन नहीं कर पाओगे, वो राइट आपके पास नहीं है। लेकिन जो ABCD आप लेते हो अप टू Z, आप इनमें किसी को भी कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इनमें कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पे हमने फिक्स कर दिया है। कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। दूसरा है इंफिनिटी। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, जैसा कि अनमोल ने कहा, इंफिनिटी रेंज है। ये रेंज बताती है। इंफिनिटी का मतलब होता है चलते जाना, 1 2 3 4 5 6 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, बहुत दूर तक, बहुत बड़ा होता जा रहा है, मतलब रेंज बता रहा है, बस चलते ही जा रहा है। ये रेंज है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि यहां तक आके हम रुक गए, इससे एग्जैक्टली इंफिनिटी -1 कोई दूसरा नंबर मिलेगा हमको, या इंफिनिटी +1 इंफिनिटी से बड़ा कोई दूसरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी एक पर्टिकुलर रेंज है। और सेट के अंदर रेंज नहीं आती, सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं, नंबर आते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। दूसरा है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। पहला आता है होल नंबर। जो मैंने लिखा है ये, यहां पे कोई डाउट नजर आता, कुछ गलत लगता है तुमको? किसी को भी, ओपन फॉर ऑल, कुछ गलत लग रहा है? नहीं सर। सर इसमें सर, भी वो ब्लैक बोर्ड notation नोटेशन जैसा नहीं होगा? ब्लैक बोर्ड नोटेशन तो क्या करूं मैं? यहाँ पे W को ऐसा कर दूं, 2 डंडे कर दूं यहाँ पे ऐसा? गलत है भाई। सर होल नंबर का कोई नोटेशन ही नहीं है। वेरी गुड, किसने बताया? खुशबू। शाबाश। होल नंबर्स का कोई नोटेशन नहीं होता, कोई उसका फिक्स, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इसलिए हम इसको डिनोट नहीं करते नॉर्मली। जब भी आप देखोगे नेचुरल नंबर्स को ऑलवेज इस तरीके से देखोगे, वो होल नंबर्स को जहां पे भी यूज किया जाता है उसको इस तरीके का नोटेशन यूज किया जाता है। W कभी नहीं लिखते। कुछ बुक वाले भले लोकल ऑथर्स होंगे, वो समझाने के लिए लिख देंगे, अलग बात होती है, या टीचर आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए लिख देता है, वो सब अलग बात है। बट W कोई इसका स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। यहां पे भी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए W ले रहा हूं, बाकी W इसका स्टैंडर्ड नोटेशन बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना, ठीक है।
नेचुरल नंबर्स के अंदर एक नंबर 0 ऐड कर दोगे, वो क्या मिलेगा आपको? सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट Z। Z क्या है आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आ रहा है, माइनस नंबर आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0 भी आएगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट आएंगे Z में, तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है क्या? Q, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? सारे एलिमेंट होने चाहिए P बाई Q टाइप के, वेयर P बिलोंग्स टू N, या फिर ऐसा कर दो इसको, P बाई Q, P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉन जीरो। P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए बस। यहां पे पहला क्वेश्चन, यहां पे कोई कुछ गलत नजर आ रहा है तुमको? कोई मिस्टेक? सर क्यू का भी वो भी स्टैंडर्ड नोटेशन है ना सर? हाँ, Q बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटेशन है। हाँ, तो वो डबल वो जो देना पड़ेगा सर, क्यू को अंदर अंदर। हाँ बिल्कुल सही कहा सरफराज ने। ये नॉर्मल क्यू है, और नॉर्मली आपने अभी तक जो पढ़ते हुए आए हो, माइक ऑफ कर लो सरफराज, अभी तक नॉर्मली जो पढ़ते हुए आए हो आप, उसमें हर जगह क्यू आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर को इसी क्यू से डिनोट किया है, जो बिल्कुल गलत है। कोई प्रोफेसर, कोई फैकल्टी, कोई टीचर, कोई भी इसे डिनोट करता है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसका नोटेशन है ही नहीं। इसका नोटेशन क्या है ओरिजिनली? ये क्यू, ये इस तरह से डंडा आता है ऐसे सीधा, नहीं बना मेरे से, एक मिनट, इस तरीके से ये है क्यू। अब बार बार क्या इसको बनाने में मजा नहीं आता है, और क्यू जैसा दिखाई दे रहा है ये नोटेशन, तो लोग क्या करते हैं? नॉर्मली क्यू लिख देते हैं, देखने में एक जैसा लग रहा है, देखो, तो लोग नॉर्मली ये वाला क्यू यूज कर लेते हैं, चलता भी है, चलने भी देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मतलब कोई खास बात थोड़ी है, नोटेशन ही तो है, कर लो रिनोट क्यू से, क्या जाता है। बाकी ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो यही वाला क्यू है इसका ओरिजिनल नोटेशन। हाँ, ये और बात है कि लोग यूज नहीं करते, और मैं भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम यूज टू है इस नॉर्मल क्यू से, मैं भी नॉर्मल क्यू ही लिखूंगा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए ये गलत है। सही क्या है? ये, क्योंकि हम स्टैंडर्ड नोटेशंस की बात कर रहे हैं, और रैशनल नंबर के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है, पहली चीज है। दूसरी चीज, रैशनल नंबर बताओ कैसे होते हैं? ये तो मैंने बता दिया, चलो P बाई Q टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर मैं लिखूंगा 2/3, 1/5, या कुछ भी, -1/8, जो मन में लिख दूं, सारे सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो क्या दिक्कत है? 2/0 में क्या दिक्कत है? सर डिफाइन नहीं होता। डिफाइन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, पर तुमने कहीं देखा नहीं है 2/0 को 0 लिखते हुए? कभी देखा है? नहीं सर। जी सर। या इन्फिनिटी लिख, 0 नहीं, सॉरी, इन्फिनिटी देखा होगा, इन्फिनिटी देखा है कभी? यस सर। किसी ने तो देखा ही होगा, देखा है ना अल्पेश तुमने? अल्पेश क्या, कल्पेश? तो फिर तुम इसको ऐसा क्यों? सर देखिए। कि नहीं है, सही है ना ये? डिम्पी क्या लगता है तुमको? डिम्पी चली गई क्या?
नहीं सर, आवाज क्लियर है, बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी। ओके, सो ये 2/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्या ये सही है? यस सर। ओके, जैनिल क्या लगता है तुमको? सर अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड, पर ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता? आर्या यस सर। बोलो आर्या, सही है गलत है? वैसे तो गलत है। वैसे तो गलत है, तो कैसे सही है? नोटेशन यूज करते हैं क्योंकि 2/0 तो वैसे कोई फाइनाइट नंबर तो नहीं हो सकता और इन्फिनिटी भी कोई नंबर भी नहीं है। हाँ, कभी कभार से बोलते हैं क्योंकि नंबर बढ़ता ही जाता है जब 0 से डिवाइड करते हैं इसलिए। तो भड़का रहा है कि तो फिक्स नंबर है, 2 फिक्स है, 0 फिक्स है, तो भड़का रहा है। मतलब डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है तो आंसर बड़ा होता जाता है इसलिए। हाँ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया, ऊपर 2 है, इसका मतलब इनफिनाइट होगा, राइट? सरफराज सर अनडिफाइंड होगा सर। तुमने कभी नहीं देखा इन्फिनिटी इज इक्वल टू सर इन्फिनिटी? इन्फिनिटी ऐसे तो देखे, पर अनडिफाइंड होता है सर, क्योंकि जो जो ऊपर का जो सर नंबर है 2, उसको सर कितने टाइम्स डिवाइड, वो जो 0 वाला नीचे वाला पोर्शन तो मतलब डिवाइड करता है ना सर, मतलब कैसे बोलेंगे सर इसको? समझ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई नया बंदा है, कोई दूसरा? सर ये अनडिफाइंड होगा। मानव हाँ सर। क्या लगता है तुमको? सर इसमें मुझे लगता है कि ये अनडिफाइंड है, लेकिन सर जो लिमिट के कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ही हम इन्फिनिटी वैल्यू लेते हैं, वरना इसकी सर ऐसे नहीं ले सकते, हम इसमें नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 100% करेक्ट है। जी सर। देखो, कोई भी नंबर लेते हो तुम, मान लो 2/n, लिमिट n टेंड्स टू 0। इस केस में n क्या हो रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब पता चलता है 0 नहीं हो रहा है, वो 0 की तरफ जा रहा है वो। और जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा, मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, n 0 की तरफ जाएगा मतलब n छोटा हो रहा है, 2 से छोटा हो रहा है, और जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे ये जो नंबर है वो बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर एकदम 0 के क्लोज चला जाएगा, वैसे ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या डिनोट कर रहा है? n कभी 0 नहीं होगा, n विल नेवर बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि 0 होगा, लिमिट का मतलब इसको अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो उस केस में ये क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो रहा है। ये बहुत छोटा था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा। तो इतना बड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बस बहुत बड़ा है, शो, ये इसका मतलब होता है कि जो लिमिट है ये बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी। तो बड़ा नंबर शो करने के लिए इन्फिनिटी है। जब बड़ा होने के अंदर कोई सीमा नहीं रहती है, कोई लिमिट नहीं रहती बड़े होने की, मतलब बस बड़ा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो फिर हमको उसको इन्फिनिटी बोलना पड़ता है। इन्फिनिटी रेंज शो करती है कि रेंज है इसकी, मतलब बहुत ही बस बहुत बड़ा हो गया है, समझे? तो इसलिए इस केस में 0, तो आपके दिमाग में क्या आता है पता है? n इक्वल टू 0 मतलब 2/0 मतलब इन्फिनिटी। यस, 2/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, वी गॉट इट। और जीवन भर फिर इसी को लेकर चलते हो। मैंने तो फैकल्टीज को देखा है ऐसा बोलते हुए, तुम तो फिर भी स्टूडेंट हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई। लिमिट वाला हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, एक अलग बात है। तो अभी मैंने जस्ट, किसी को नहीं पता तो घबराना मत, सब पढ़ने वाले हैं आगे। ये तो बात आई इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको यह बताया कि P/Q फॉर्म में होंगे। मुझे यह जानना है कि पॉइंट में भी, देखो मैं बोलता हूं 1/2, इसका मतलब ये क्या होगा? 0.5, मतलब 1/2 रैशनल है, मतलब 0.5 रैशनल नंबर है, ठीक है? मतलब पॉइंट में जो नंबर होते हैं वो नंबर रैशनल होते हैं। तो मुझे यह जानना है कि कैसे नंबर होंगे पॉइंट में जो रैशनल नंबर होते हैं। क्या सभी पॉइंट के नंबर रैशनल में होते हैं? सभी नंबर?
या कुछ उसके अंदर लिमिटेशन है? सर या तो वो नंबर कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाना चाहिए, या फिर वो नंबर कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना चाहिए, तभी वो रैशनल होगा। शाबाश। एग्जाम्पल, कोई सर नंबर लेते हो, पाई वैल्यू इज पाई तो इररेशनल है, हम तो रैशनल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम सर irrational- अंडर रूट में कोई वैल्यू ले तो जैसे हम इसको पॉइंट्स में लिखते हैं 3.14। अच्छा डिम्पी, एक बात बताओ मेरे को, तुमने पाई को इररेशनल क्यों बोला? पाई को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 22/7, तो ये तो पी बाई No, क्यू sir. फॉर्म में है, पी बाई क्यू फॉर्म में तो रैशनल नंबर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग है ये। तुम मुझे ये बताओ, क्या पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, लेकिन डेसिमल के बाद ये स्टॉप नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अभी तो हमने डेफिनेशन ऐसी दी है कि पी बाई क्यू फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो अगर पाई 22/7 के इक्वल है, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो पाई को तो रैशनल होना चाहिए, वरना रैशनल की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। डिम्पी, क्या लगता है? लेकिन सर रैशनल की डेफिनेशन ये भी है कि जो डेसिमल के बाद जो हमारे नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, मतलब रिपीटिंग होने चाहिए और टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, पर तो प्रॉब्लम हो गई ना, दोनों डेफिनेशन तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। यहाँ पे तो बोल दिया पी बाई क्यू और फिर बोला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, और ये वाला तो देखो पी बाई क्यू फॉर्म में है और ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला आ गया, ये तो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। रैशनल नंबर में खुद में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर? सर पाई का वैल्यू तो मतलब ये नहीं है ना। पूछूंगा एक एक करके पूछूंगा। सॉरी सर। डिम्पी, क्या गड़बड़ लग रही है तुमको? सर नो आइडिया? सर ऐसे तो सर पी बाई क्यू की फॉर्म में देख के तो नहीं बताया जा सकता कि वो रैशनल है या इरेशनल है, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो भी इस टाइप से ही होते हैं। ठीक है, कौन बताएगा? मानव, क्या लगता है तुमको? सर इरेशनल नंबर के भी सर फॉर्म होते हैं ना पी बाई के? इरेशनल नंबर के भी पी बाई क्यू फॉर्म होते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो डेफिनेशन में तो क्या है, कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होगा और रैशनल ही होगा, तो साफ साफ बोल रहा है डेफिनेशन में। तो पी बाई क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? सर इधर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो सर आइडिया नहीं आ रहा कुछ। हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, कौन बताएगा? जाने टक्कर, यस सर। क्या लगता है भाई? सर ये कह सकते हैं कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है, लेकिन जैसे जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे पाई है, इसको 22 बाई सर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये पाई की। बिल्कुल सही, इतना टाइम थोड़ी लगता है बताने में। डिम्पी, कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की एक हल्का सा अप्रोक्सीमेशन है 3.14। उसके अलावा उसके बाद आई थिंक दोनों की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो एक्चुअली में पाई के इक्वल नहीं होता। पाई की वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसा कि अभी बताया इसने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, स्कूल में तुम क्या करते थे? 22/7 यूज कर लेते थे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में वहां पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होता था कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ऐसा लिख देते थे और वहां पे लिखा हुआ आपके दिमाग में छप गया। आपको ऐसा ही लगता है कि पाई इक्वल टू 22/7, क्योंकि इसकी वैल्यू भी देखते हो तो 3.14 ही मिलता है आपको। इसमें भी 3.14, इसमें भी 3.14, मतलब बात तो सही है, लेकिन बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। पाई की वैल्यू 14 के आगे रुकती नहीं है, बस चलती जाएगी चलती जाएगी। इसलिए ये दोनों सेम नहीं है और पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बस याद आ गया मेरे को
मैंने बता दिया, थोड़ा पता तो होना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, हाँ सो एक यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं अपने, एक छोटा सा रिजल्ट लिख लेते हैं। और रियल नंबर इज अ रियल नंबर, फिर रियल नंबर नहीं पता होगा आपको, रियल नंबर तो बताना पड़ेगा ना, तो छोड़ो, रिजल्ट बाद में लिखेंगे। ये तो टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हो आप, ये बेसिकली रिजल्ट है, ये टर्मिनेटिंग नॉन होने वाला है, ये डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ये है जो मैंने दी है। जिसकी बात आप कर रहे हो वो उसका एक रिजल्ट है, रैशनल नंबर का प्रूफ, उसका बकायदा प्रूफ गिवन है उसका, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये तो एक डेफिनेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर उसका प्रूफ मिलेगा आपको सर्च करोगे तो वो डेफिनेशन नहीं है, वो एक थियरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थियरम है, ठीक है, उसको हम बाद में लिखेंगे। फिलहाल समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं यहाँ पे, कि जैसे कि 2.3, 5, 6, 7, 9, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा और रुक भी नहीं रहा, बस चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो इस नंबर को हम रैशनल नहीं बोलेंगे, ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कहीं पे भी जाकर रुक जाता है, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 5, 3, मतलब कितना भी बड़ा ले लो, पर कहीं ना कहीं जाकर रुक गया, तो ये रैशनल नंबर है। और अगर पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, चलते ही जा रहा है, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, चलते ही जा रहा है, लेकिन एक पैटर्न मिल गया आपको, तो जो ऐसा नंबर है जो पॉइंट के बाद चलते जा रहा है लेकिन एक पैटर्न मिल रहा है, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, वो नंबर भी आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इस नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो p/q फॉर्म में। ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, स्कूल में करते थे, स्कूल की बुक देखना, मैं केवी में पढ़ा हूं, मुझे जहां तक याद है 11th क्लास में होगा शायद ये, तो आपकी 9th क्लास में है सर ये। 9th में सर 9th में होगा, मुझे याद नहीं है, तो देखना उसमें मिल जाएगा आपको p/q फॉर्म कैसे किया जाता है इसका, ठीक है। ओके, सो ये मिल गया हमको। नाउ अब रैशनल नंबर के बाद आता है इररेशनल नंबर्स। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ नंबर, पूरा क्या लिखने का इसको, विच इज नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है, सिंपल, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैंने कहा था ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है, ये तीन ही तरह की पॉसिबिलिटी है। नंबर को आप कोई भी नंबर लिखोगे रियल नंबर, तो तीन ही तरह की पॉसिबिलिटी है, पॉइंट भी लिखोगे तो, या तो वो पॉइंट के बाद रुक जाएगा, या फिर रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, और अगर चलता जाएगा तो या तो पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। इन तीन में दो पॉसिबिलिटी तो पता चल गई कि ये दोनों वाले तो आपके रैशनल नंबर होते हैं। सो बची एक, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो टाइप है, वो ऑब्वियसली इररेशनल नंबर होगा, और यही एक होगा जो इररेशनल नंबर है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। सो ये है आपके इररेशनल नंबर के टाइप। अब ये मैंने लिखा, इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है आपको, एनीथिंग रॉन्ग? नोटेशन बिल्कुल गलत है इसका, मतलब मैं ऐसा कर दूं चलेगा? नहीं सर, इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन ही नहीं है। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इररेशनल नंबर में आई लिख दिया, बाकी इररेशनल नंबर के लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता। जब भी इररेशनल नंबर की बात आती है तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, या तो q⁻c, q कॉम्प्लीमेंट, या फिर r-q, इस तरह के ये दो नोटेशन नॉर्मली यूज करते हैं, बाकी आई कभी यूज नहीं करते। हाँ, मैंने देखा है किसी किसी बुक में आई लिख देते हैं, वो बुक की स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं कि इन दिस बुक आई डिनोट्स सेट ऑफ इररेशनल नंबर, क्योंकि बार बार उनको लिखना नहीं है, उनको ये नोटेशन यूज नहीं करना है, अलग से यूज करना होता है, तो वो उसको आई से डिनोट कर देते हैं। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। कोई भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बुक होगी, कोई भी दुनिया की, उसके अंदर इररेशनल नंबर के लिए आई कभी नहीं मिलेगा, नेवर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। लास्ट, आर, द सेट ऑफ
रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कुछ नहीं बताना, जितने नंबर हैं सारे रियल है, जितने भी नंबर हो सारे के सारे रियल है। समझ में आ गया? ऊपर जो भी पढ़े आपने, रैशनल, इरैशनल, सब जितने भी इंटीजर बिंटीजर सब सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। इन सबको मिला के हमारा रियल नंबर बन जाता है। ओके, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट? यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है स्टैंडर्ड सेट्स वाला। कोई डाउट नहीं है? एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, मुझे डाउट है। नेचुरल नंबर के लिए हमने यूज किया, क्या हुआ सर? ये होल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, मतलब तो इसको दे क्यों नहीं देते? मतलब जरूरत नहीं है ना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो नंबर है ये ज्यादातर मैक्सिमम हम इन्हीं को यूज करते हैं। अब आप आगे पढ़ोगे, जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, आप देखो कि फील्ड, नॉर्मली फील्ड की बात कर रहे होते हैं तो क्यू, आर, सी, क्यू के साथ और रोटेशन आएंगी, सब जुड़ेंगी। तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू की आप बात कर रहे हो, इसका यूज नहीं होता है। जब यूज नहीं होता तो नोटेशन देने का मतलब ही नहीं है। इसका यूज बहुत ही कम, बहुत ही नॉर्मल, बहुत नॉमिनल, बहुत कम यूज है इसका। आप रेयरली कोई भी उठाओ रियल की, कोई भी, आपको होल नंबर्स बहुत रेयरली दिखाई देंगे, दिखाई नहीं देंगे आपको। और ज्यादातर सिमिलरली ये इसके लिए इरेशनल नंबर भी, ज्यादा इरेशनल नंबर भी दिखाई नहीं देते, रैशनल नंबर ही ज्यादा दिखाई देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिल रही हैं, जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो सारी इन्हीं सब के अंदर है। इसलिए इन सब के सेट्स को हमने स्पेशल नोटेशन दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड बोल दिया, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है बार बार। अब जिसकी बार बार जरूरत पड़ेगी तो पूरा पूरा लिखने का मतलब नहीं है ना। बार बार हमको ये पूरा लिखने का क्या मतलब है? हमको इसको एक बुक में अगर हमको 1000 बार यूज करना है तो मैं इसको क्यों लिखूंगा इतना लंबा? मैं एक नोटेशन ना दे दूं इसको। अब ये होल नंबर्स है, इसका मुझे पूरी बुक में 1 या 2 बार यूज आएगा, तो नोटेशन क्यों दूंगा? मैं आराम से लिख सकता हूं ये सेट ऑफ होल नंबर, बात खत्म। या फिर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी इसको लिख सकते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको वो तो नेचुरल नंबर ही हो गए ना। डिम्पी ने बोला है W इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये ट्रू है? नो सर। क्या गड़बड़ है? जीरो या नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है n, जीरो नहीं आएगा। जीरो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। जीरो हमारा न्यूट्रल है। वो नहीं अपने पत्ते खेलते हैं तब जोकर बनता है, जोकर है हमारा जीरो। या फिर क्रिकेट करते हैं तब नहीं होता ऐसा, जोकर बोलते हैं दोनों टीम में बैटिंग करेगा, ये वो वाला है। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो नेचुरल नंबर के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो। हाँ बोलो सर। नेचुरल नंबर के साथ जो जीरो यूनियन कर देने से ही तो होल नंबर हो जाता है। हाँ बस वही है, बस वही बोलने वाला था। हाँ। ये डिक्शनरी बीच में ऐसा बोल दिया, बाकी मैं यही बोला था इसको नॉर्मली हम इस तरीके से ही यूज करते हैं डब्ल्यू को। ज्यादातर आपको दिखेगा ना तो आपको यही मिलेगा, ज्यादातर क्या आपको 99% यही मिलेगा। या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब वो वाला इंटीजर नेगेटिव ना हो, नेगेटिव नहीं, ये वाले हटा दो तो बन गया ये क्या है? डब्ल्यू है आपका, मिल गया। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहां पे बोला जाता है? जब हम नॉर्मली इंटीजर्स के अंदर खेल रहे होते हैं। हमारी जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्वेश्चन होता है, थ्योरम होते हैं, सब इंटीजर्स के अंदर बात हो रही होती है। जब सारी बातचीत हमारी इंटीजर्स में हो रही है तो फिर हमको यहाँ पे उसको ये बोलने का मतलब नहीं है, फिर मीनिंगलेस लगता है। भले ठीक है तो है, गलत नहीं है तो सही, पर मजा नहीं आता है, तो वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल देते हैं, क्योंकि हमको वहां पे इंटीजर की बात चल रही है। बाकी नॉर्मली जब नॉर्मल सेट्स की बात हो रही होती है, एलिमेंट्स की बात हो रही होती है, तो ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। हाँ, मेरे को क्वेश्चन ये था, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर n से स्टार्ट होता है, तो हमने इसको नोटेशन दिया n। भले एक एक्स्ट्रा का डंडा खींच दिया, कोई बात नहीं, पर हमने n बनाया। इसी तरीके से ये जो आपका रियल नंबर्स था, यहां पे भी हमने r लिया, क्योंकि r से स्टार्ट हो रहा है। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, बट वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम रियल की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स मैं नहीं बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम c से ही डिनोट करते हैं, ये उसका नोटेशन है। तो कॉम्प्लेक्स भी पहला लेटर है c है, तो हमने c से डिनोट कर दिया उसको।
तो नेचुरल के लिए, रियल के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, सबके लिए है, जो पहला लेटर है बस वही है। इन दोनों में क्या गड़बड़ हो गई ऐसी, क्यों अलग अलग दे दिया? Z से इंटीजर्स को I से डिनोट करना चाहिए ना, Z से क्यों डिनोट कर दिया, क्या दिक्कत है? इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इसका आंसर दो। क्या लगता है डिम्पी तुम्हें? सर इसके लिए तो कोई आइडिया नहीं है। कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं कि क्यों हम Z लिख देते हैं ऐसे ही? आया तो, लेकिन आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं मिला, ओके। मानव, क्या लगता है तुमको? हाँ सर, कई बार सर सोचा लेकिन सर पता नहीं जेड क्यों लिखते हैं। अच्छा, कोई भी है ओपन टू ऑल, किसी को भी पता? सर ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया है इसका सिंबल। सर ये किसी साइंटिस्ट का नाम है सर। क्या नाम है साइंटिस्ट का? इंटीजर? नहीं सर, जेड अल्फाबेट से कोई नाम है शायद, मुझे पक्का पता है। सर बोलो। सर ये जेड जो है वो एक जर्मन वर्ड से आया है, जाहलन करके। क्या नाम है? दहलन। जर्मन वर्ड है जाहलन। बिल्कुल सही बात है, वर्ड है आपका जाहलेम। इसका मतलब होता है इंटीजर। ग्रीक है, पता नहीं ग्रीक है या कोई और दूसरा बोला, जर्मन है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भूल चुका हूं, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत पहले कभी देखा था, लेकिन जाहलेम वर्ड मुझे याद है इसका। तो जाहलेम का मतलब इंटीजर होता है, और इसका पहला लेटर है जेड, वो हमने यहाँ पे लिया है। सिंपल। अब ये क्यों लिया? रैशनल नंबर है, आर से कर दो इसको, क्या दिक्कत है? अपने आप फाइंड करो भाई, हर चीज थोड़ी बताने की होती है। इंटीजर बता दिया, रैशनल कर लो। यहां पे हमारा ये खत्म होता है। मुझे खत्म तो क्या होता है अभी, और मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली, एक नोट लिखनी है, रिजल्ट लिखने हैं, बट हम ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैं पढ़ाने में क्या टाइम लिमिट मुझे पता नहीं चलती है अभी। आज तो क्या दिक्कत है, थोड़ा रात हो गई है, मुझे यहाँ से निकलना भी है, कॉलेज में बैठा हूँ अभी तक। लेकिन संडे वनडे कभी घर पे होऊंगा, कभी पढ़ाऊंगा आपको, तो लिमिट नहीं होगी, बस 4-5 घंटे में बोलने के लिए बोल रहा हूँ। जब तक मैं नहीं थकूंगा मैं तब तक पढ़ाऊंगा। 6 घंटे भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, फ्री होके बैठने का आपको। मैं जब तक मेरी कैपेसिटी होगी मैं तब तक पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप डाउट बोल सकते हो। ओके सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो डाउट। मजा आया पढ़ने में, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। मौज करो, मौज, ऐसे ही मौज करोगे तुम, चिंता मत करो भाई, जाओ आगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सेम टाइम, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है? गुड बाय। ओके सर, गुड बाय। गुड बाय सर।